अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब देखें नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू। अच्छा, अब देखें जो टॉपिक्स हैं वो जस्ट एक्सपेरिमेंट हैं, और बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो जनरली सिंपल हैं, उनमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग या थर्मोकेमिस्ट्री तो है नहीं। अब सिंपल सी चीज़ें जो हैं हमें वो एक दफ़ा देखनी है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों आज, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहला एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज यहां बनता ही ये है कि रदरफोर्ड की डिस्कवरी क्या थी। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड किसने किया, तो हम क्या कहेंगे हेनरी बेक्यूरेल। आइसोलेशन किसकी थी, यस मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। अगर कहा जाए बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक। इसी तरह से याद रखना न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किसने किया था, रदरफोर्ड ने। फर्स्ट एक एमसीक्यूज क्लियर हो गया कि याद रखना रदरफोर्ड किसने, याद रखना न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था बेटा, रदरफोर्ड। नंबर 2 सही है, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड करने के लिए उसने जो मेटल लिया था उस मेटल का नाम क्या है बेटा, तो हम क्या कहते हैं, गोल्ड। याद रखिएगा गोल्ड फॉइल। अब ये वो चीजें हैं जो कांस्टेंट हैं, जो हमारी बुक में है और 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। गोल्ड फॉइल, फॉइल कहते हैं बहुत ही बारीक सी शीट, थिकनेस उसकी बहुत ही कम हो। एक होती है शीट जो थिक होती है, ये बहुत ही थिन है। और अगर हमारी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, नोट कर लें जो गोल्ड फॉइल लिया था उसकी थिकनेस क्या थी बेटा, उस मेटालिक फॉइल की थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। ये नोट कर लें बच्चों कि मेटालिक फॉइल की थिकनेस क्या थी, 0.004 सेंटीमीटर। जो उसने फॉइल लिया था उसकी थिकनेस ये थी। ठीक है बेटा, बहरहाल हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट लिखकर दिखाना है, ओरल पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने ही टुक गोल्ड फॉइल और उस गोल्ड फॉइल पर क्या चीज स्ट्राइक की थी, अल्फा पार्टिकल। बम्बार्टमेंट किस चीज की थी, अल्फा पार्टिकल्स की थी। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स के लिए लाजमी सी बात है, आपको पता है बेटा अल्फा पार्टिकल्स की जब हम बम्बार्टमेंट करेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का होना लाजमी है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से ही अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। तो अगर एमसीक्यूज पूछा जाए वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा था बेटा, याद रखना थर्ड एमसीक्यूज पोलोनियम। एक दफा नोट कर लें, हमें एक्सपेरिमेंट, देखिए हमें पूरा एक्सपेरिमेंट लिखकर नहीं दिखाना उसको एग्जामिनर को, हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर इस पैराग्राफ में से अगर एमसीक्यूज आए भी तो क्या आएंगे। तो थर्ड याद रखिएगा पोलोनियम। नंबर 1 मैंने आपसे क्या कहा, रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड क्या किया, न्यूक्लियस। नंबर 2 न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए उसने जो फॉइल लिया था मेटालिक, वो कौन सा था, गोल्ड फॉइल। नंबर 3 यस, उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या थी, 0.0004 सेंटीमीटर। फोर्थ बेटा जो एलिमेंट लिया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो कौन सा था, पोलोनियम। ये ओरल याद हो गया होगा आपको, जरूरत ही नहीं है हमें पूरा एक्सपेरिमेंट याद करेंगे। भाई ही टुक द गोल्ड फॉइल एंड स्ट्राइक अल्फा पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉइल, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये हम याद करेंगे। मोस्टली पार्टिकल डिफ्लेक्ट, उसमें जो है डिफ्लेक्ट हो गए थे या वेरियस एंगल्स पर, इसकी जरूरत नहीं है आपको। जो चीजें एमसीक्यूज में आ रही हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल अंडरस्टूड से कि जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया होगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए होंगे, ठीक है, उसमें से क्रॉस हो गए होंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स बेटा बाउंस बैक हुए थे। अच्छा, कुछ पार्टिकल बाउंस बैक क्यों हुए होंगे आप बताएं, जो पार्टिकल्स कुछ जो रिटर्न हुए थे, बाउंस बैक हुए थे, वो क्यों हुए थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप खुद जानते हैं अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, डबल पॉजिटिव, और न्यूक्लियस में भी चार्ज क्या था, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब भी इसलिए नहीं हुए क्योंकि यहां पर क्या था, यस पॉजिटिव चार्ज था। और पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुई। बात समझ आ रही है।
तो बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब एटम के सेंटर में एक हैवी मास रखने वाला कोई पोर्शन है और उस हैवी मास रखने वाले पोर्शन में चार्ज भी पॉजिटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बात समझ आई? अच्छा, पोस्टुलेट भी बहुत ही आसान है। इस टॉपिक में खामखा टाइम वेस्ट क्यों करें? प्रीवियस देखें एनटीएस के टेस्ट में कोई खास कभी इसके एमसीक्यूज आए नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। नॉर्मली आपको पता है बेटा, एटॉमिक मास, एटम का जो मास है वो मैंने लिखा नहीं है, कुछ एक दो पोस्टुलेट तो मैंने लिखे नहीं, ओरल आपको बता दूंगा। एटॉमिक मास डिपेंड अपॉन न्यूक्लियस। एटम का मास किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। पता है हमें, 9th क्लास से आप पढ़ रहे हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जल्दी से बताएं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। जब रहते ही न्यूक्लियस में है तो हमें जरूरत ही नहीं है याद करने की। याद करने की जरूरत है? नहीं है याद करने की जरूरत। भाई रहते कहां पर है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। तो एटम का मास कहां कंसिस्ट कर रहा होता है? न्यूक्लियस पर कंसिस्ट करता है। सिंपल है। एक और देखते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, एटम किस पर कंसिस्ट कर रहा है? हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन। क्योंकि न्यूक्लियस आपको पता है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और हैवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एटम का मास डिपेंड ही किस पे करता है? न्यूक्लियस पर। द न्यूक्लियस कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। ये तो वैसे ही पता है आपको, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से? जी, किसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन की वजह से। क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता, तो ये याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल, ये तो चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं, तो इसके पॉइंट्स ऑलरेडी हमें आते हैं। द ग्रेटर पार्ट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ एम्प्टी स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंड स्पिन। बेटा ये वाला पॉइंट मैंने आपकी बुक में से लिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर नोट कर लें, ये अच्छी तरह याद रखना। ग्रेटर पार्ट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम कंप्राइजेस ऑफ एम्प्टी स्पेस, ठीक है, इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंड स्पिन। एटॉमिक वॉल्यूम जो एटम का है वो किस पे डिपेंड करता है? याद रखना, जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो पार्ट जो है एटम का, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। अंडरस्टूड सी बात है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम कम होता है, जहां शेल्स होते हैं वो वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो एटम का ज्यादातर वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? शेल्स पर। लेकिन न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, वॉल्यूम नहीं। मास ज्यादा है, वॉल्यूम नहीं ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? ये बहुत ही सिंपल था। रदरफोर्ड की ऐसी क्या वीकनेस थी? लिखी नहीं है, ओरल आप सुन लें। रदरफोर्ड की 2 वीकनेस बेटा ओरल लिख लें, याद कर लें, बस एक एक दफा, कोई इसको रटा लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, सिंपल क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। रदरफोर्ड की सोच ये थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, दे गेन और लूज एनर्जी इटसेल्फ। ऐसा नहीं था, ऐसा है नहीं है ना भाई। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, क्या वो एनर्जी गेन और लूज करता है? नहीं करता ना। इसने कहा करता है, यहां पर थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे गेन और लूज एनर्जी इटसेल्फ। याद रखिएगा, तो गलत हो गया था पॉइंट। और दूसरा यहां पर उसने कहा भी है कि एटम जो है उसका जो स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस है। नहीं, हकीकत में एटम का जो स्पेक्ट्रा बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं होता। वो कौन सा स्पेक्ट्रा होता है? लाइन स्पेक्ट्रा। याद रखना बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कौन सा होता है? एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है, याद रखना रियल में वो कौन सा होता है? लाइन स्पेक्ट्रा। बट अकॉर्डिंग इसके क्या वीकनेस थी? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। ये एक एमसीक्यूज, तो 2 एमसीक्यूज याद रखना। रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ एनर्जी लूज भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है। नंबर 2, जो एटम का स्पेक्ट्रा बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? कंटिन्यूस। लेकिन हकीकत में क्या होता है? कौन सा स्पेक्ट्रा बनता है एटम से? लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर हो गई बात? मिटा दूं बेटा इसको, कंप्लीट एक टॉपिक।
मिटा देता हूँ। तो बेटा रदरफोर्ड के बाद कंटिन्यू याद रखिएगा जो थ्योरी पढ़ी जाती है वो है बोर्स थ्योरी। क्यों पढ़ी जाती है? एक हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा होता है कि बोर्स वाज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का स्टूडेंट था और बोहर क्लासिफाइज द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड या ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। जैसे हम ये कहते हैं ना थ्योरी में, मोज़ले ने मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की थी, पढ़ते हैं ना, मतलब मोज़ले के लिए मैं कहते हैं कोई नई थ्योरी नहीं दी थी, उस मैंडलीफ क्लासिफिकेशन को ही उसने थोड़ा सा उसकी जो ड्रॉबैक्स थे उसको क्लियर कर दिया था। इसी तरह याद रखना बोर्स के लिए भी हम ये कहते हैं कि उसने जो क्लासिफिकेशन की थी, बोर्स क्लासिफाइड द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, और वो उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी, उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, ओरल कुछ पोस्टुलेट एक दो मैंने लिखे हैं, टाइम आपका बचाना चाहे जल्दी से खत्म हो जाए, टॉपिक को इतना खास नहीं है। तो उसके पोस्टुलेट्स क्या थे बोहर के, जो उसने उसके डिफेक्ट्स को सही किया। नंबर 1 क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेटा हमें पता है इलेक्ट्रॉन, देखें आपको याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, अब लिखना तो है नहीं जो बैठ के रट्टे लगाते जाएं, क्रैमिंग करें, अब हमें ये चीजें लिखनी तो है ही नहीं, तो क्या परेशानी, बस नॉर्मली रखें। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, पता है सबको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन द डेफिनेट एनर्जी लेवल कॉल्ड ऑर्बिट। जो एनर्जी लेवल्स हैं, डेफिनेट एनर्जी लेवल का मतलब ये हुआ, याद रखिएगा हर एक ऑर्बिट अलग अलग है, कंटिन्यूस नहीं है। एटम की शेप जो है वो याद रखिएगा कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। मतलब एटम की जो शेप है याद रखिएगा बेटा हर शेल अलग अलग है। एक ड्रॉबैक ये भी सही हुआ है, फर्स्ट शेल खत्म हो गया, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, डेफिनेट एनर्जी लेवल, हर एक शेल अलग है, एक कंटिन्यूस नहीं है ये। एटम की शेप क्या है बेटा? डिसकंटिन्यूस है। नंबर 1 जिसके लिए हमने कहा द स्टेशनरी स्टेट्स एज अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? स्टेशनरी स्टेट्स एज अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये सर्कुलर ऑर्बिट है और स्टेशनरी का मतलब ये हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, शेल रिवॉल्व नहीं करते। अब देखिए छोड़ दें इंग्लिश को भी, खुद अपने वर्ड्स में बनाएं। आप 9 से जानते हैं एटम जो है उसमें न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? शेल्स होते हैं। शेल मूव करते हैं? नहीं करते। शेल्स जो होते हैं स्टेशनरी स्टेट्स में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। शेल रिवॉल्व करते हैं? नहीं करते। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सिंपल। नंबर 2, यस, एटम की शेप क्या है? डिसकंटिन्यूस। फर्स्ट शेल का सेकंड शेल से कोई ताल्लुक नहीं है, फर्स्ट शेल खत्म हो गया उसके बाद हम लिखते हैं सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, मतलब इनमें आपस में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। तो ये वो चीजें जो हमें ऑलरेडी आती हैं। तो बोर्स ने इन्हीं चीजों को पहले सही किया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन द डेफिनेट एनर्जी लेवल, और एटम जो होता है उसमें न्यूक्लियस के अराउंड जो स्टेशनरी स्टेट्स में जो शेल्स हैं, जो सर्कल्स हैं, उनको क्या नाम दिया जा रहा है? शेल्स नाम दिया जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। चाहे तो आप लिखें, मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। बोहर ने भी इस चीज को माना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सही है। दे गेन और लूज एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वांटा। क्वांटा मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व कर रहा है, सही है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो गेन और एनर्जी गेन और लूज कर रहे हैं। एनर्जी लूज और गेन कर रहे हैं ना, किसके अकॉर्डिंग? क्वांटा, खुद से नहीं। क्वांटा क्या पढ़ा था हमने? पैकेट ऑफ एनर्जी कहां पढ़ा था? प्लांक्स में। मतलब हम इन्हें पैकेट ऑफ एनर्जी देंगे अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी। याद आई बात? प्लांक्स वाली थ्योरी याद है आपको? बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो बोर ने थर्ड पोस्टुलेट्स ये कहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
दे गेन और लूज एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वांटा, मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी देंगे। तो अगला फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, प्लैंक्स में पढ़ा था, दे जंप लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दे जंप लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। क्लियर? लेकिन इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर आएगा तो दोबारा से एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। भाई सिंपल है ना, इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जब हायर एनर्जी से दोबारा लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट। भाई हम कहीं घूमने जाएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए, कायदे-ए-आज़म चाहिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन जब कहीं घूमकर वापस आएंगे तो वो कायदे-ए-आज़म तो खर्च हो चुके होंगे, वापस अपने घर आएंगे तो चीजें खत्म हो जाती है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी कहीं घूमने जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से शेल नहीं चेंज कर सकता, अपनी मर्जी से एनर्जी लूज और गेन नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है हम पर, क्वांटा पर। हम उसको पैकेट ऑफ एनर्जी देंगे, देन वो जंप करेगा लोअर टू हायर, जब वापस आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। क्लियर? इसको ओरल याद करें, लिखना नहीं है, अपने वर्ड्स में याद कर लें। एमसीक्यूज में आज तक इस तरह की चीजें आई नहीं है। मेरा दिल था कि मैं बोहर थ्योरी और ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वगैरह छोड़ दूं, फिर मैंने कहा नहीं, आप लोग खामखा फिर सोचेंगे कि सर ने ये टॉपिक्स क्यों छोड़ दिए। बहरहाल इसको ऊपर ऊपर से जितना बता रहा हूं उसी तरह से आप स्टडी कर लें, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद याद रखना बेटा, हर शेल में, क्या कह रहा हूं, हर शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। हर शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। बात समझ आ रही है? अच्छा देखें, अगर कोई भी बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये इलेक्ट्रॉन है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पैथ में मूव करता है तो वर्ड यूज होता है मोमेंटम, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एंगुलर पैथ पे मूव कर रहा है तो वर्ड यूज, सर्कुलर पैथ पे मूव कर रहा है तो वर्ड यूज होता है एंगुलर मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पैथ पे मूव कर रहा है तो वर्ड मोमेंटम, और अगर सर्कुलर पैथ पे मूव कर रहा है तो वर्ड क्या यूज होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब अगर मुझे बताएं बेटा, याद रखना, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कम होता है, सेकंड शेल में ज्यादा, थर्ड शेल में और ज्यादा। ये एमसीक्यूज नोट कर लें। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतना वो बाइंड होगा। जितना आप पेरेंट्स के साथ होते हैं कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है और मूवमेंट कम हो जाती है। जितना पेरेंट्स से दूर जाते हैं आप में वेलोसिटी बढ़ जाती है, कुदरती शरारतें बढ़ जाती हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो याद रहेगा क्या कहा मैंने सबसे, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कम, सेकंड शेल में उससे ज्यादा, थर्ड शेल में उससे ज्यादा, फोर्थ शेल में उससे ज्यादा। मतलब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम, सेकंड में ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा, फोर्थ में और ज्यादा। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम के लिए बेटा याद रखिएगा, फॉर्मूला पूछ ले आपसे, बोहर्स mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। ये लास्ट एक और चीज, अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। एक तो हो गई बोहर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। mv आपको पता है मोमेंटम है, r रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस, n नंबर ऑफ शेल, h क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्लियर, इसको मिटा देते हैं सारे को। हाँ बेटा, अब नोट करें इधर, नेक्स्ट टॉपिक है बोर्स हाइड्रोजन रेडियस। हमारी बुक कह रही है हाइड्रोजन रेडियस। हाइड्रोजन रेडियस का मतलब ये हुआ, बोहर ने जो रेडियस कैलकुलेट किया था वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, फेडरल की बुक कहती है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। लाइक एलिमेंट का मतलब हो गया जैसे कि हीलियम पॉजिटिव आयन,
ये भी हाइड्रोजन जैसा हो गया। लिथियम पॉजिटिव 2 आयन, ये भी हाइड्रोजन जैसा हो गया। इनकी बात कर रही है, ठीक है। बहरहाल ये तो फेडरल की बुक में, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के रेडियस की। याद रखना बोहर ने बेटा कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम का रेडियस फाइंड ही नहीं किया था। रेडियस का मतलब हुआ बेटा न्यूक्लियस से लेकर शेल तक का फासला, डिस्टेंस, इसको कह रहे हैं रेडियस। अच्छा, ये तो बुक में पूरी डेरिवेशन है, आपको यहाँ बचत हो गई। अगर कोचिंग होती तो हमें ये पूरी डेरिवेशन पढ़नी पड़ती। अब डेरिवेशन का काम ही नहीं है हमारा, अब हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। डेरिवेशन का कोई काम ही नहीं है, वो तो हमें वैसे ही पता है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है वो बराबर होती हैं किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अब रेडियस का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जरूरत ही नहीं है यहां पर डेरिवेशन की, कहीं पर भी कोई दरमियान में से कोई स्टेप भी नहीं देगा आपको, ठीक है। सिंपल रेडियस का फॉर्मूला याद रखेगा, r इज इक्वल्स टू बेटा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। बेटा ये रेडियस का फॉर्मूला नोट कर लें। इसमें n जो है बेटा वो शेल है, ये आपको पता होना चाहिए। h जो है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको 6.625 इंटू 10 पावर माइनस, यस बेटा 34 जूल सेकेंड। अर्ग में वैल्यू दी है बेटा, अर्ग वाली वैल्यू भी आप याद कर लेना -27, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बेटा 3.14। m क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है 9.11 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। Z जो है बेटा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बच्चों आपको पता होता है क्या, यहां पर 1 ही रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की हो रही है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। E क्या है बेटा, चार्ज की वैल्यू आपको पता होती है 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। तो ये वैल्यूज तो आपको याद वैसे भी हैं, आसान टॉपिक है। अच्छा बेटा, ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, और पुट करने के बाद मैं आपसे कहूं बेटा इसको सबको सॉल्व कर लें। जरूरत नहीं है आपने सॉल्व नहीं करना, याद करनी है आपने तो। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, अगर हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करें और इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने से आंसर आएगा बेटा न्यूक्लियस से लेकर फर्स्ट शेल का फासला 0.529 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लें, न्यूक्लियस से लेकर फर्स्ट शेल का फासला है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्या कहा मैंने, न्यूक्लियस से लेकर फर्स्ट शेल तक का डिस्टेंस क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अच्छा एक बात सोचो जरा, मैंने यहां n की जगह क्या रखा होगा 1, h की जगह प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, पाई की जगह पाई की वैल्यू, m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z की जगह 1, e की जगह पर चार्ज। लेकिन सोचो यहां पर अगर 1 का स्क्वायर क्या हुआ होगा, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हुआ होगा। जब मैं फर्स्ट शेल का रेडियस फाइंड कर रहा हूं तो मैंने n की जगह 1 रखा, n की जगह अगर 1 रखते हैं, क्या कहा बेटा, n की जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अगर मैंने प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर तो सेम होगा। अगर एक बात बताओ 1 ना भी लगाया जाए तो जब भी आंसर 0.529 होगा। अगर ये 1 ना नहीं भी लिखूं तो जवाब 0.529 होगा, बिल्कुल होगा। अगर 1 नहीं लिखते, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करें सेम ही रहेगा ना। मतलब इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करने का जवाब भी यही आएगा ना 0.529, अगर n को हटा दूं।
तो उन्होंने एक आसान फॉर्मूला हमें दिया कि सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल के लिए बार बार ये फॉर्मूला ना लगाओ, क्योंकि इसको सॉल्व करने से भी जवाब 0.529 आ रहा है, सिर्फ किसको हटा के n स्क्वायर को। तो एक उन्होंने और फॉर्मूला हमें दिया, r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत ही सिंपल दे दिया फॉर्मूला में। क्लियर? मतलब अगर हमें, अच्छा ये एनटीएस के टेस्ट में आ भी चुका है बेटा, अगर वो आपसे कहें द रेडियस ऑफ थर्ड एनर्जी लेवल या रेडियस ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल, मतलब न्यूक्लियस से लेकर सेकंड शेल तक का फासला या न्यूक्लियस से लेकर थर्ड शेल का फासला अगर पूछे, तो आप फॉर्मूला ये नहीं लगाएंगे, आप फॉर्मूला ये लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सेकंड शेल का पूछ रहे हैं तो बेटा n की जगह 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 मल्टीप्लाई, ठीक है क्लियर। क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देखें 2.11 समथिंग x6 आएगा या 7 आएगा, चेक कर लेना। अगर आपसे कहा जाता है थर्ड शेल का रेडियस बताएं, तो थर्ड के लिए क्या करेंगे बच्चों, r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, यही फॉर्मूला 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे बेटा। क्या करेंगे, थर्ड शेल के लिए 3 लगाएंगे, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। जल्दी से मल्टीप्लाई करें, 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, जल्दी से करके आंसर बताएं, सॉल्व करें इसको। तो बेटा मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ, 4.76 और x जो भी आंसर आता है, ठीक है एंगस्ट्रॉम। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर हमसे इसमें बोहर में से एमसीक्यूज में क्या पूछा जा सकता है, नंबर 1 बोहर रेडियस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखें, ये दिया हुआ हो तो ये भी ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ हो रेडियस का, ये भी ठीक है। हो सकता है आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल का रेडियस क्या है 0.529, सेकंड का पूछा जाए निकाल लेंगे, थर्ड का पूछा जाता है वो भी निकाल लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बोर से मल्टी इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम का रेडियस फाइंड किया था, आप कह देंगे बिल्कुल भी नहीं, कोई रेडियस फाइंड नहीं किया था मल्टी इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम का। नंबर 4 अगर हमसे कहा जाता है, ठीक है, रेडियस को सेंटीमीटर में निकालें या मीटर में निकालें, तो आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है बेटा। देखें जैसे हमारे पास 2.11 है, 116 कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू है, अगर आपसे कहा जाए सेकंड शेल का रेडियस सेंटीमीटर में निकालें, तो कैसे निकालेंगे, या फर्स्ट शेल का रेडियस सेंटीमीटर में निकालें, तो याद रखना बेटा यही सेम होगा 0.529, सही है, इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर, खाली -8 सेंटीमीटर लगा देंगे, ये सेंटीमीटर हो गया। मीटर में कहता है बेटा यही वैल्यू 0.529 इंटू 10 पावर -10 मीटर, सिर्फ ये चीज ऐड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ना तो कोई मल्टीप्लाई ना कोई डिवाइड। क्लियर हो गई बात। तो एंगस्ट्रॉम किसके बराबर हुआ, याद रखना 10 पावर -8 सेंटीमीटर के, या हम ये कहते हैं एंगस्ट्रॉम बराबर है 10 पावर -10 मीटर के। तो अगर रेडियस आपसे सेंटीमीटर में पूछा जाता है, नोट कर लें, बस 10 पावर -8 लगा देना। अगर मीटर में पूछा जाता है तो 10 पावर -10 लगा देना, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। भी क्लियर हो गई बात, ये मिटा दूं सारा लेक्चर, ये कोई सिंपल चीजें। ओके बेटा। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है। मैंने कहा ना ये हिस्टोरिकल वाले टॉपिक्स हैं, जस्ट स्टोरीज हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या कहते हैं आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में? अच्छा एक बात बताएं, स्पेक्ट्रम कहते किसको है? स्पेक्ट्रम मींस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। लाइट को स्प्लिट क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन प्रेजेंट इन लाइट, कितनी तरह की रेडिएशंस हैं। भाई अगर हम सनलाइट को प्रिज्म से नहीं क्रॉस करते तो हमें कैसे पता चलता कि विजिबल में 7 और तरह की रेडिएशंस होती हैं? विबग्योर पता है ना इसका।
अच्छा चलिए एक शॉर्ट कर लेते हैं, बोर हो जाओगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन में से एनर्जी निकलती है क्या? सोचो जरा, हाइड्रोजन में से एनर्जी कब निकलती है? हाइड्रोजन कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? क्या मतलब हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन से बनने वाला स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन में से निकलने वाली लाइट को अगर आप प्रिज्म से क्रॉस कराएंगे तो स्पेक्ट्रा बनेगा ना। तो हम हाइड्रोजन से क्या लाइट इमिट होती है? सोच के बताएं, क्या हाइड्रोजन से लाइट इमिट होती है? नहीं। बात यहां पर हो रही है बच्चों, सबसे पहले आप समझना, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बिल्कुल करता है। अगर उस इलेक्ट्रॉन पर हम, फिर वही वाली बात, अगर हम एनर्जी स्ट्राइक कराएं, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी या हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम स्ट्राइक कराते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मतलब हम उसको रेडिएशन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में। लाजमी सी बात है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो जंप किया है जिसने लोअर एनर्जी लेवल से हायर में, तो जब वो वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। और वो जो एनर्जी इमिट करेगा उसको हम प्रिज्म से क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? स्पेक्ट्रा। और उसको टॉपिक के लिए हम नाम देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले तो आप, सबसे पहले आपको ये पता हो ना कि टॉपिक कह क्यों रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन में से कोई एनर्जी कैसे निकल रही है। तो हमें क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है जब वो जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर में, मतलब हम उसको पहले एनर्जी स्ट्राइक कराएंगे, पहले या तो हीट एनर्जी देंगे या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करेंगे, तो वो जंप करेगा लोअर से हाई एनर्जी लेवल में। जब वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? इमिट। देन उस एनर्जी को हम, इसलिए हमने टॉपिक का नाम उन्होंने क्या रखा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेटा याद रखिएगा, हिस्टोरिकली आपको सबसे पहले हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, खामखा थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करते। बच्चों याद रखना, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है, मैं कुछ शेल्स बना रहा हूँ, ये आपने याद रखने। हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़े शेल्स बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5, शेल नंबर 6, शेल नंबर 7, इनफाइनाइट कर देते हैं। ये मैंने बना दिए एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, एनर्जी लेवल। अच्छा, इनमें आपने ओरल याद करना है। सबसे पहले हिस्टोरी थोड़ी याद करनी है, हिस्ट्री याद करनी है कि फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट किसने किया था। फर्स्ट शेल पर थ्योरी किसने दी थी हाइड्रोजन की? एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? लाइमन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा लाइमन सीरीज। ठीक है। सेकंड शेल बेटा बॉल्मर सीरीज। ठीक। थर्ड शेल पैस्चन सीरीज। फोर्थ ब्रैकेट सीरीज और फिफ्थ पी फंड। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ओरल याद कर लें। आज फर्स्ट शेल पर एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट शेल पर थ्योरी देने वाले का नाम क्या था? लाइमन। सेकंड बच्चों बॉल्मर, थर्ड पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। नाम याद कर लें ओरल। आपके हाथ में 5 फिंगर्स हैं, नाम याद कर लें। फर्स्ट वाले फिंगर का नाम रख लें लाइमन, सेकंड का रख लें बॉल्मर, थर्ड का पास्चन, फोर्थ का ब्रैकेट, फिफ्थ का पी फंड। मतलब 5 साइंटिस्ट आपके हाथ में हैं, हाथ में रख लें। 5 साइंटिस्ट आपके हाथ में घूम रहे हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? लाइमन, बॉल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। पहले तो आपको ये याद हो। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट शेल पर थ्योरी किसने रिप्रेजेंट की थी, आप कहेंगे लाइमन ने। सेकंड, बॉल्मर ने कौन से शेल की बात की थी? सेकंड। पास्चन ने कौन से शेल की बात की थी? थर्ड।
ब्रैकेट ने फोर्थ और पीफर्ड ने फिफ्थ शेल की बात की थी। बात समझ में आई? सिंपल है। अच्छा बच्चों याद रखना, अकॉर्डिंग टू लाइमन सीरीज, अकॉर्डिंग टू लाइमन सीरीज, हाँ अकॉर्डिंग टू लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट शेल। याद रखना, according to Lyman series electron jump from higher energy level to first shell। याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है कौन से शेल से? हायर से फर्स्ट शेल में। लाजमी सी बात है वो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। और उसने जो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी इमिट की थी उस एनर्जी का नाम क्या था बेटा? याद रखना, उस एनर्जी का नाम था यस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, अब आपके पास एमसीक्यूज क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है बता देता हूं, लिखना तो है नहीं। नंबर 1 क्या बन सकता है? नंबर 1 फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट किसने किया? लाइमन ने। लाइमन ने कौन से शेल पर एक्सपेरिमेंट किया था? फर्स्ट शेल। अकॉर्डिंग टू लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू, क्या जवाब होगा? फर्स्ट शेल। According to Lyman series, electron jump from high energy level to first shell. They emit कौन सी एनर्जी इमिट की? अल्ट्रावायलेट। याद रखना, यूं भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू Lyman series, इलेक्ट्रॉन इमिट, लाइमन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या इमिट कर रहा है? अल्ट्रावायलेट। बात समझ आई? क्लियर? अकॉर्डिंग टू बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के मुताबिक electron jump from higher energy level to second shell, second में jump कर रहा है। they emit visible radiation। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए अकॉर्डिंग टू बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन इमिट, तो क्या जवाब देंगे? विजिबल। अकॉर्डिंग टू बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू सेकंड शेल, ये जवाब दे सकते हैं। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। यह विजिबल एनर्जी इमिट हो रही है अकॉर्डिंग किसके? बाल्मर के। सिंपल है। अकॉर्डिंग टू पैस्टन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल, लाजमी सी बात है बेटा, जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नीचे की तरफ तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। तो एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। तो अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू पैस्टन सीरीज इलेक्ट्रॉन इमिट, तो क्या नाम देंगे? इंफ्रारेड। अकॉर्डिंग टू पैस्टन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू, आप क्या कहेंगे? थर्ड शेल। याद रहेंगी चीजें। अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू फोर्थ शेल। दे इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। यहां भी इंफ्रारेड रेडिएशन होगा बेटा। और मजे की बात यह है कि इंट्रोडक्स के लिए आसान हो गया। अकॉर्डिंग टू पीफर्ड इलेक्ट्रॉन इमिट इंफ्रारेड, मतलब ये तो आपके लिए और आसान हो गया याद करना। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है वो अल्ट्रावायलेट है। सेकंड में याद कर लेना है आपने, विजिबल है। बाकी तीनों में शेल में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर से लोअर में, तो कौन सी एनर्जी इमिट हो रही है? कौन सी एनर्जी इमिट हो रही है? इंफ्रारेड। तीनों में इंफ्रारेड है। सिंपल है, तो इसमें तो हमें कोई मसला ही नहीं है, ये तो और आसान हो गया। अगर इनमें से एमसीक्यूज आते हैं तो आपने नाम याद रखना है बेटा, और एनर्जी लेवल भी याद रखना है। फिजिस्ट का नाम और एनर्जी लेवल याद रखना है। अच्छा बेटा, सीरीज भी याद करनी है। टॉपिक का नाम है सीरीज। अगर आपसे पूछा जाए लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की क्या पहचान होगी? यहां लिख रहा हूं उसी के सामने बेटा। अकॉर्डिंग टू लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप कहां पे कर रहा है? फर्स्ट शेल में जंप कर रहा है ना। जिस शेल में जंप कर रहा है वो नहीं लिखोगे, 1 नहीं लिखोगे, 2 3 4 5 6, उसके हायर वाले लिखोगे, इन्फिनाइट। सही है? क्लियर हो गई बात? नंबर 2, बाल्मर सीरीज के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जंप कहां कर रहा है? सेकंड शेल में। जिसमें जंप कर रहा है
वो नहीं लिखोगे, उससे आगे से लिखोगे। तो बाल्मर सीरीज बनेगी आगे से, कहाँ, 3 से। अच्छा, बहुत सारे सवाल करते हैं सर 1 क्यों नहीं लिख रहे? चलें 2। जंप नीचे से ऊपर नहीं होता है, ऊपर से नीचे होता है। तो सेकंड में जंप कर रहा है, जस्ट जहां जंप कर रहा है वो नहीं लिखना, शेल उसके ऊपर से। 3 4 5 6 7 इनफिनाइट। सही है। अगर आप भूल जाओ कभी भी, सही है, तो आप एक फॉर्मूला बना लो उसके लिए, याद करने के लिए। सही है, फॉर्मूला लिख लो n-1। मतलब अगर आप लेमन सीरीज भूल जाएं तो सोचें लेमन ने कौन से शेल की बात की थी, या चलें बाल्मर की बात करते हैं, ठीक है। चले इसको भी छोड़ें, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं आपको, रुकें। पहले यहां देखें, पैस्टन ने कौन से शेल की बात की थी? 3rd शेल की, ठीक है। 3rd नहीं लिखेंगे, 4 5 6 7 इनफिनाइट। ब्रैकेट ने कौन से शेल की बात की थी? 4th शेल के, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर आगे गिरेगा? 4th में। 4th ना लिखें, उससे ऊपर से लिखें, 5th 6th 7 इनफिनाइट। और पी फंड ने कौन से शेल की बात की थी? इलेक्ट्रॉन कहां पर आके जंप करेगा? 5th में। 5th ना लिखें, 6th 7 एंड इनफिनाइट। एक नंबर आगे, एक नंबर आगे, ठीक है। अगर, हाँ सॉरी, मैंने n-1 लिखा था, आप समझा रहा हूं आपको। फॉर्मूला नोट कर लें, n+1। मतलब अगर आप लेमन सीरीज लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, लेमन ने कौन से शेल की बात की थी? ये फॉर्मूला किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, कोई है नहीं ऑफिशियली, मेरा अपना बनाया हुआ है, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 1st शेल की बात की थी लेमन ने, 1+1, तो क्या हुआ? 2। मतलब सीरीज स्टार्ट कहां से करनी है? 2 से करनी है। 2 3 4 5 6 7 इनफिनाइट। अगर आपको याद नहीं आ रहा बाल्मर सीरीज कहां से शुरू करनी है, बाल्मर ने कौन से शेल की बात की थी? 2nd की, 2+1, क्या आंसर हुआ? 3 से शुरू करते हैं, 3 4 5 6 7। ये फॉर्मूला नोट कर लें, n+1। ये वैसे कोई बुक में फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला मेरा अपना बनाया हुआ है, वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है खास, ठीक है। क्लियर है, मिटाऊं उसको? तो बेटा क्या कहा मैंने, अगर कोई डिफिकल्टीज होती है, जैसे अगर आप भूल जाएं, पैस्टन सीरीज आपको याद नहीं आ रहा, इंट्रोडक्शन में पैस्टन सीरीज ऑप्शन में दे या सवाल में दे, अगर आपको याद नहीं आ रहा, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? ये मैंने क्या कहा, कोई फॉर्मूला ऑफिशियल नहीं है, n+1। क्या करेंगे? सोचें पैस्टन ने कौन से शेल की बात की थी? आपको याद आ जाएगा, पैस्टन ने 3rd शेल की बात की थी, तो 3-1 क्या हुआ आंसर? 4। मतलब सीरीज की शुरुआत कहां से होगी? 4 से होगी, मतलब n4 5 6 7 एंड इन्फिनिटी। आसान तरीका हो गया। इसमें और एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं? स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला। स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला क्या है बेटा? न्यू बार इज इक्वल्स टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला नोट कर लें। ये फॉर्मूला आ सकता है स्पेक्ट्रम का। अच्छा, स्पेक्ट्रम के फॉर्मूले में एक बात अगर आपके ध्यान में आए, सर न्यू बार क्यों आ रहा है? न्यू बार क्या है? इसका मतलब है वेव नंबर। बात तो नंबर ऑफ वेव की हो रही है ना, क्योंकि आप एक बात बताएं, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर में, तो एनर्जी इमिट कर रही है। एक बात बताएं, फर्स्ट शेल में कौन सी एनर्जी इमिट हुई? अल्ट्रावायलेट। सेकंड शेल में कौन सी इमिट हुई? विजिबल। थर्ड शेल में कौन सी इमिट हो रही है? इंफ्रारेड। है तो सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फर्क किस चीज का है? वेव नंबर का है ना। कहीं फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कहीं फ्रीक्वेंसी कम है। असल में फर्क किस चीज का आ रहा है? फ्रीक्वेंसी का। इसलिए फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी का जिक्र है। क्लियर बच्चों? एक चीज और याद रखना, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109, एक पीटीसीएल नंबर याद कर लो 678 सेंटीमीटर इनवर्स, ये याद रखना। n1 की जगह पर नोट कर लें बेटा, n1 की जगह पर अगर n1 की जगह पर 1 लिखा हुआ हो
2 की जगह पे नहीं बेटा, N1 की जगह पर 1 लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है? लाइमन सीरीज का है। N1 की जगह पर 2 तो जहां से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, नहीं, N1 की जगह पर अगर 2 लिखा हुआ हो मतलब ये फॉर्मूला किसका है? बॉल्मर सीरीज का है। क्लियर हो गई बात? ये बहरहाल क्वेश्चन को यहां तक आई थिंक कोई नहीं होगा। बहरहाल MCQ सॉल्व करेंगे, जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, तो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा,